हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हैं सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। जैसे आप लोग थंबनेल, टाइटल, ये सारी चीजों में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम, जो कि पहला चैप्टर है ऑफ जूलॉजी ऑफ क्लास 11th, राइट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आज के इस लेक्चर को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सारे वो क्राइटेरिया, सारे वो पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने में मदद करते हैं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के दरमियान आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आप अपनी नोटबुक लेकर बैठना, बिकॉज यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स एंड यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी जो मैं आपको लेक्चर में करवाने वाली हूँ। अच्छा, इसके बारे में तो डिटेल देना हम भूल ही गए। दैट इज इंडिपेंडेंस डे ऑफर जो चल रहा है, आज का जो दिन है दैट इज इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। एंड आज लास्ट डे है टू अवेल दिस ऑफर, दैट इज इंडिपेंडेंस डे ऑफर, जहां पर हम लोग पूरे साल दैट इज फुल अकेडमिक ईयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे इन दी ऐप, इन दी बैचेस। जो लाइव बैच चल रहे हैं हमारे, अगर आपको एनरोल होना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे साल आपको पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में एक पिंड कमेंट के फॉर्म में एक लिंक दी गई होगी जहाँ पे कृषि मैम लिखा होगा, तो उस लिंक में जाना, मैं आपको पूरा बैच फ्री में करवा के दूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है इसके रिलेटेड, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं, या तो वेबसाइट में आपको एक व्हाट्सएप आइकन दिख रहा होगा, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Our team will be helping you all out। ठीक है, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम और लिमिटेड ऑफर स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये जल्दी से जल्दी आप इसका बेस्ट बेनिफिट ले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इसका ले और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आज लास्ट डे है, फिर उसके बाद में आपको पैसे दे के बैचेज में एनरोलमेंट होगा। बट बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग फॉर दिस, सो इसलिए हमने बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये रखा है, जिनको जेन्युइनली पढ़ना है, जेन्युइनली नीट क्रैक करना है, जेन्युइनली डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो सभी बच्चों के लिए सारे बैचेस फ्री कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी उसको एनरोल आप कर लीजिए इन द गिवन लिंक। आपको लिंक मैंने बता दी है, लिंक में जल्दी से जाना, क्लिक करना, वहां पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एनरोलमेंट का, आपको सिर्फ और सिर्फ एनरोल करना है, दैट्स इट। That's how easy the process is। ठीक है, so now let us begin with kingdom। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले एक बार देख लेते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो एनिमल किंगडम है, हमको किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना है, राइट। तो एनिमल किंगडम में हम लोग ने जो फाइला डिस्कस किए हैं, हम लोग जो इस लेक्चर में फाइला डिस्कस करने वाले, इस चैप्टर में फाइला डिस्कस करने वाले हैं, वो फाइलम हमने किस पैरामीटर से बनाए हैं। सो ऑल आर दीज पैरामीटर्स जो हम लोग समझने वाले एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्री, फिर बॉडी प्लान, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सीलोम करके रहता है, सीलोम क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी अभी से। ठीक है, फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। सिमेट्री पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज, चलिए टेक्स्ट बुक से ही शुरुआत करेंगे। टेक्स्ट बुक का सबसे पहला पेज ऑफ एनिमल किंगडम खोलकर बैठेंगे सारे बच्चे। अब देखो, एनिमल किंगडम ये एक किंगडम है, राइट। 5 किंगडम्स है टोटल, तो उसमें से एक किंगडम एनिमल किंगडम है। अब हमने ये अलग से किंगडम क्यों बनाया, दैट इज द क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ अगर हम पढ़ना चाहे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज वाई व्हाट वी डिड कि हमने ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, राइट, कि टीम बोल सकते हैं, कि टीम एनिमल्स, टीम प्लांट्स, राइट। तो ऐसे अलग अलग हमने किंगडम्स बनाए, जिससे हम लोग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से उस पर्टिकुलर किंगडम को समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास देयर विल बी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सारे ऑर्गेनिजम्स को देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे कि अगर मैं एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना चाहूँ तो दैट विल बी हेटेरोट्रॉफिक। ये लोग क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। सो यहाँ पर सारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएंगे।
ठीक है। तो वैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पर सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे मल्टी सेलुलर होंगे, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं रहेगा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में समझते हो फर्क, समझते हो कि यूनिसेलुलर मतलब क्या, यूनिसेलुलर नाम से समझो कि यूनी मतलब क्या, वन, राइट, यूनी मतलब क्या, वन, मल्टी मतलब क्या, बहुत सारे, मेनी। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना बच्चों, ये सारे होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनके बॉडी के अंदर एक सेल सिर्फ नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, और ये सारे सेल्स एक साथ काम करेंगे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। देखो, देयर वुड बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसके बेसिस पे हम ये ग्रुप्स बना रहे हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम, देखो हमने ये सारे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में तो बांट दिया। नाउ व्हाट, ये खाली किंगडम में क्लासिफाई कर दिया तो हो जाएगा क्या? नहीं, ये जो किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको भी और क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी देयर विल बी डिफरेंसेस कि ये सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, तो उनको क्यों ना हम एक ग्रुप में डाल दे, राइट। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपके स्कूल में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम्स, राइट, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड रहेगा, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर मैंने पहले तो स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में ये कर दिया, बाइफिकेट कर दिया, राइट, उनको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद में आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड को भी डिवीजन में बांटा जाता है, यस और नो। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो उसमें डिविजन्स रहेंगे, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिवीजन डी, डिवीजन ई, जितने भी डिविजन्स हो, राइट। फिर वो डिविजन्स में भी और क्लासिफिकेशन होता है ना। तो उसमें पीटी पीरियड में और ग्रुप्स बनते हैं कि दिस इज रेड ग्रुप, दिस इज ग्रीन ग्रुप, ब्लू ग्रुप, राइट। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में भी और सब ग्रुप्स होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हियर ऑल्सो। तो एनिमल किंगडम है तो सिर्फ एनिमल किंगडम एज अ होल हम लोग नहीं पढ़ने वाले, वो एनिमल किंगडम को भी हम लोग फाइलाज में क्लासिफाई करेंगे। क्या बोल रहा मैंने? फाइला। तो फाइला हम इस पूरे चैप्टर में ना फाइलम्स डिस्कस करेंगे। तो फाइलम का ही प्लूरल फॉर्म होता है फाइला। तो बहुत सारे फाइलम हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक फाइला का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा फाइला जो है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे दे विल शो अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसलिए हमने एक ग्रुप में उनको रखा। तो यहाँ पर हम लोग फाइला डिस्कस करेंगे और ये सारे फाइला को हम लोग ने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, ये आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला पैरामीटर, ठीक है। अभी से हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्या कि आपने ये एनिमल किंगडम को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया। कोई तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे ना, तो उस बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का पैरामीटर वी विल बी डिस्कसिंग इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या कि उसकी जो बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सेल्स ही है सिर्फ, वो सेल्स अभी तक एक साथ आकर टिश्यू नहीं बनाए। तो सेकेंड इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब तीसरा इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हुआ, जो टिश्यूज थे ना वो टिश्यूज साथ में आ गए और एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने लगे, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं कि कौन कौन से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एंड लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर ये सारे ऑर्गन्स एक साथ आकर कोई पर्टिकुलर सिस्टम बनाने लगे। So that will be called as organ system level of organization. अब यहाँ पर क्या होंगे ना, यहाँ पर सारे जो भी सेल्स होंगे these would be cellular aggregates. These would be cellular aggregates. यहाँ पर जो भी सेल्स है वो एक साथ आकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग टिश्यू की बात करें
सो हमारे बॉडी में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, राइट? जैसे कि नर्वस टिश्यू है, फिर डाइजेस्टिव टिश्यू अलग रहेगा, अगर हार्ट टिश्यू है तो हार्ट टिश्यू कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, फिर रेस्पिरेशन के यहाँ पर डिफरेंट टिश्यू रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जहां जहां पे आप लोकेशन चेंज करोगे उस हिसाब से आपको टिश्यू का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है। जो सेल्स बिखरे हुए थे ना, वो सेल्स ने सोचा कि क्यों ना मैं एक साथ आकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करूं। जैसे कि अगर मुझे नर्वस सिस्टम में या तो मुझे ब्रेन में काम करना है तो मैं ब्रेन वाला टिश्यू बना दूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है कि सेल्स एक साथ आए और उन्होंने बोला कि चलो ना ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं साथ में, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रुप्स बनने लगे कि ये वाले सेल्स एक टिश्यू बना रहे, ये वाले सेल्स एक टिश्यू बना रहे। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनाने लगे, तो उनको हम कहेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर देखा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स। और ये अगर आपको पूछे कि कौन से फाइला का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज सीन इन पोरीफेरा। पोरीफेरा यानी क्या बच्चों? स्पॉन्जेस। पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। समझ में आ गया? ये पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट एडवांसमेंट थोड़ा सा हुआ तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन गया। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, कौन से फाइला में ये पाया जाता है। तो यहां पर आप एग्जाम्पल क्या बोलोगे? पोरीफेरा के बाद में कौन सा आता है फाइला? इट इज निडेरिया। ठीक है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ये पूरा हम लोग लाइन वाइज सीरीज वाइज पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लेक्चर में हम लोग कोई फाइला डिस्कस नहीं करने वाले, तो मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना कि ये फाइला वो फाइला। अभी के लिए आपके लिए ये सारे न्यू टर्म्स होंगे कि पोरीफेरा क्या है, निडेरिया क्या है, ठीक है? पर जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि अच्छा ठीक है, पोरीफेरा ये है, निडेरिया ये है, फिर टीनोफोरा ये है, प्लैटीहेलमिंथस ये है। अभी बहुत एकदम बड़े बड़े टर्म्स लगेंगे, ठीक है? तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा उसको सीरीज वाइज पढ़ेंगे कि कैसे याद रखना है उसको, और उसके हिसाब से आप ये सारे फीचर्स भी याद रख पाओगे, उसके एग्जाम्पल्स याद रख पाओगे। तो अभी से टेंशन नहीं लेना है, अभी खाली आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है? तो निडेरिया हो गया, उसके बाद में टीनोफोरा आता है। थर्ड फाइला क्या आता है? टीनोफोरा आता है। तो सेकेंड और थर्ड फाइला में ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब और थोड़ा सा एडवांसमेंट होगा कि ये जो टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज बोलने लगे कि यार क्यों ना हम एक ऑर्गन बना ले। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी टिश्यूज थे ना, वो टिश्यूज ने सोचा कि यार मैं ना ये बराबर काम कर लेता हूँ, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है, तो क्यों ना मैं ये ऑर्गन बना लूं। जैसे कि इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर जो भी टिश्यूज थे ना, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक ऑर्गन बना ले, तो उन्होंने इंटेस्टाइन बना लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन बना लिया। फिर दूसरे जो थे उन्होंने बोला कि यार हम लोग भी एक ऑर्गन बना लेते हैं, ठीक है? हम HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर इट विल मेक स्टमक, राइट? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऐसे एक साथ आ गए, वो सारे जो टिश्यूज थे वो एक साथ आ गए और उन्होंने बना दिया स्टमक। वैसे ही पैनक्रियास बना, वैसे ही लिवर बना। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जनरेटेड हियर। तो कैसे बने ऑर्गन्स? टिश्यूज एक साथ आए और वो टिश्यूज ने कहा कि मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ये ऑर्गन बन जाऊं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, थोड़ा सा एडवांसमेंट, राइट? तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल आपको पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? इट इज प्लैटीहेलमिंथस। ये फोर्थ फाइलम रहता है। फर्स्ट क्या है? पोरीफेरा है। सेकेंड इज निडेरिया, निडेरिया को सिलेंट्रेटा करके भी बोलते हैं। थर्ड इज टीनोफोरा, फोर्थ इज प्लैटीहेलमिंथस, ठीक है? तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लास्ट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म जो हमारे में है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या है, नाम से समझो कि यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स ने ना एक दूसरे को कॉल लगाया
अरे तू ये कर रहा है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है क्या? जैसे कि स्टमक ने ना कॉल लगाया पैनक्रियास को, और फिर उसने कॉल लगाया लिवर को, उसने कॉल लगाया स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को, ये सभी ने एक दूसरे को कॉल लगाया, फिर पता चला कि यार हम सब तो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डाइजेस्टिव फंक्शन। तो क्यों ना हम एक सिस्टम ही बना ले, हम क्यों अलग अलग काम कर रहे हैं, मैं भी यही काम कर रहा हूं, तू भी यही काम कर रहा है, एट द एंड तो यही काम हो रहा है, दैट इज डाइजेशन। तो क्यों ना हम एक सिस्टम बना ले। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो भी ऑर्गन्स थे जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक पर्टिकुलर सिस्टम बना ले। तो यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांसमेंट हो जाता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट होता जा रहा है। यहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट फाइला से जो भी आते हैं दैट विल बी इन द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एस्केलमेंथिस से कॉर्डेट्स तक सभी के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अंडरस्टूड है? तो यहां पर हमने फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर लिया, दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ना, इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि आगे अभी हम लोग ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में ऑर्गन सिस्टम में ना 2 सिस्टम्स डिस्कस किए गए हैं और इसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो आपको याद रखना है। ऑर्गन सिस्टम में टेक्स्ट बुक 2 सिस्टम्स की बात करती है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती है और दूसरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करती है। अब ये दोनों सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को और बाइफर्केट करूं, क्लासिफाई करूं, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 2 तरीके का। डाइजेस्टिव सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक तो हो सकता है कंप्लीट, या तो हो सकता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी क्या और इनकम्प्लीट मतलब क्या? देखो, अगर इनकम्प्लीट है तो वो जो बॉडी रहेगा उसके पास ना एक ही ओपनिंग रहेगी। देखो 2 ओपनिंग्स रहती है, हमारी क्या है, हमारी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास 2 ओपनिंग्स है, खाना अंदर डालने के लिए और खाना बाहर निकालने के लिए। खाना अंदर कैसे जाता है, माउथ से जाता है, राइट, और खाना बाहर कैसे निकलता है, एनल ओपनिंग से निकलता है, दैट इज एनस। तो अगर बॉडी के अंदर एनस एंड माउथ ये दोनों ओपनिंग्स है तो उसको मैं बुलाऊंगी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया? एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी क्या, कि 2 ओपनिंग्स है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट, अगर एक ही ओपनिंग है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। बात खत्म, इतना ही याद रखना है। तो कंप्लीट मतलब क्या, कि 2 ओपनिंग्स विल बी देयर, सेपरेट ओपनिंग्स विल बी देयर। ठीक है, खाना अंदर लेने के लिए और खाना बाहर निकालने के लिए अगर सेपरेट ओपनिंग्स है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि माउथ एंड एनस, ये दोनों ओपनिंग्स अगर है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर उसके पास 2 ओपनिंग्स नहीं है, उसके पास एक ही ओपनिंग्स है, ओनली 1 ओपनिंग, ये 1 ही ओपनिंग से खाना अंदर लेता है, खाना बाहर निकालता है, तो उसको मैं क्या बुलाऊंगी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ उसके पास माउथ ही है। यहां पर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थिस। ये असर्शन रीजन आया हुआ है, पीवाईक्यू है, फेवरेट पीवाईक्यू, बोर्ड्स में भी आता है, नीट में भी आता है। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थिस के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको असर्शन रीजन आ जाएगा ऐसा कि प्लैटीहेलमिन्थिस, असर्शन आएगा स्टेटमेंट कि प्लैटीहेलमिन्थिस हैज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या बोलोगे, इट इज फॉल्स, राइट, क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थिस के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर एग्जाम्पल पूछा तो क्या बोलोगे, एस्केलमेंथिस से सभी के पास
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। एस्केलमेंथिस से सभी के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहां पर आ जाएगा एस्केलमेंथिस से, ठीक है। क्वेश्चन आता है एस्केलमेंथिस के पास क्या है, एस्केलमेंथिस के पास कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, तो इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एस्केलमेंथिस इज द फर्स्ट फाइला जिसके अंदर ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला फाइला कौन सा है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया था, तो इट इज एस्केलमेंथिस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होकर एनालिडा मत लिख के आना, एस्केलमेंथिस इज द फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम की, एक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अपना, अभी नेक्स्ट सिस्टम दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो टाइप का सिस्टम रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, फिर से नाम से समझेंगे, ठीक है। जरा भी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, चीजों को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि दोस्त की तरह मैं बात करने वाली हूँ, तो वैसा जरा भी सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं रहेगा मेरा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो फिर से नाम से समझेंगे कि ओपन मतलब क्या। ओपन मतलब कि यहाँ पर ना जो ब्लड रहेगा या कोई भी सर्कुलेटिंग फ्लूइड रहेगा वो कोई ब्लड वेसल के अंदर फ्लो नहीं होगा, वो एवे ही फ्लो हो जाएगा। बॉडी कैविटी जो रहेगी ना, बॉडी की कैविटी जो रहेगी वहां पर जो भी खाली जगह रहेगी वो एवे ही फ्लो होगा, तो उसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट अगर वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जैसे कि ब्लड हो गया, तो ब्लड अगर कोई ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसको मैं बुलाऊंगी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी क्या है, हमारे अंदर नस है ना, नस, ये नस के अंदर फ्लो होता है ना ब्लड, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वी हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड रहता है वो ऐसे ही फ्लो होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर कोई भी नसें नहीं रहती, ब्लड वेसल्स नहीं रहता, उनका जो ब्लड रहता है वो ऐसे ही फ्लो होता है, ठीक है। सो दे आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है, इसमें भी एग्जांपल्स पूछते हैं, तो चलिए लिख देते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, हैव नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं है, इसमें जो ब्लड है वो ऐसे ही फ्लो हो रहा है कैविटी में, राइट। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इट इज हैविंग ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स है तो ब्लड इसमें ही फ्लो होगा। इसमें एग्जाम्पल्स पूछते एग्जाम में, तो यहां पर दो एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड दूसरा मोलस्का, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये दोनों आ जाएंगे इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों सबसे पहले किसमें देखा गया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना, इट इज एनालिडा, एनालिडा, ठीक है। एनालिडा वाज द फर्स्ट फाइला जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया था। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आर हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी असर्शन रीजन में पूछते हैं कि आर्थ्रोपोडा हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, इट इज फॉल्स, ठीक है। याद रह गया, ये सारी चीजें याद रह गई, आपको सेशन में ना सारी चीजें याद रखते जाना है, आपको अलग से बैठना नहीं है, दैट विल बी माई मोटिव कि मैं आपको चीजें सारी याद करवा दूं सेशन में ही, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि सेशन में सारी चीजें याद होती जा रही है। टेक्स्ट बुक रीडिंग भी सेशन में ही हो जानी चाहिए, टेक्स्ट बुक आप खुली रखिए। देखो टेक्स्ट बुक में हम लोग हर चीज डिस्कस कर रहे हैं, देखो ये पूरा हो गया हमारा, सेलुलर एग्रीगेट्स है, लूज सेल एग्रीगेट्स, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, एग्जाम्पल के साथ कवर कर ली, राइट। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स दिखे, एग्जाम्पल्स भी हमने लिख दिए, फिर उसके बाद में टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। उसके बाद में देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, इसमें भी हमने चीजें कवर कर ली है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें ये लाइन आप मार्क कर लीजिए जो मैंने आपको बोला था असर्शन रीजन में उनका फेवरेट क्वेश्चन, ये लाइन याद कर लीजिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो द डाइजेस्टिव सिस्टम
in platyhelminthes has only single opening and इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं, जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स रहे, माउथ एंड एनस, राइट, एंड इसलिए हम इसको कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। अब नेक्स्ट है अपना पैरामीटर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, सिमेट्री। बहुत इजी है। सिमेट्री मतलब क्या, अभी सिमेट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 तरीके की सिमेट्री हो सकती है। सिमेट्री हम लोग कैसे काट सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म को, यही याद रखना है। जैसे कि पिज्जा हो गया, ठीक है, अगर मुझे पिज्जा को काटना है तो मैं कैसे काटूंगी, ऐसे 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 ऐसे, राइट। सो ये वाली जो सिमेट्री होते हैं ना, उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो नेक्स्ट है अपना सिमेट्री। तो सिमेट्री 3 तरीके की हो सकती है। या तो एसिमेट्रिकल, या तो बाइलैटरल सिमेट्रिकल, या तो रेडियल सिमेट्रिकल। जो मैंने पिज्जा वाला एग्जांपल दिया दैट विल कम इन द रेडियल सिमेट्रिकल। जैसे कि अगर मेरे पास, चलो अच्छा वाला पिज्जा बनाते हैं, राइट, अच्छा वाला पिज्जा बनाएंगे। अगर मेरे पास पिज्जा है, ठीक है, और पिज्जा को मुझे कट करना है, तो मैं कैसे कट करूंगी, ऐसे कट करूंगी, ऐसे कट करूंगी, ऐसे कट करूंगी, ऐसे कट करूंगी। सो दिस पर्टिकुलर प्लेन, जहां पर मैं ऐसे भी कट कर सकती हूँ, ऐसे भी कट कर सकती हूँ, कैसे भी कट कर सकती हूँ, इन एनी प्लेन, दैट विल बी कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में भी आपको एग्जांपल्स पूछेंगे कि क्या क्या एग्जांपल्स है। तो निडेरिया आ गया, टीनोफोरा आ गया, इकाइनोडर्मेटा आ गया। इकाइनोडर्मेटा व्हेन इट इज इन द एडल्ट फॉर्म, क्योंकि जब वो लार्वल स्टेज में रहता है तो बाइलैटरल सिमेट्री उसमें चलती है। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का, ठीक है, ये याद रखना, आप लिख दो अपने नोटबुक में कि जो इकाइनोडर्म्स के लार्वे होते हैं ना, इकाइनोडर्म्स के जो लार्वे होते हैं वो होता है बाइलैटरल सिमेट्रिकल। वेराज अगर मैं इकाइनोडर्म्स के एडल्ट बोलूं तो ये आ जाएगा इन द रेडियल सिमेट्रिकल। एडल्ट फॉर्म में वो हो जाता है रेडियल सिमेट्रिकल, एंड अगर वो लार्वल स्टेज में है तभी होगा वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। बाइलैटरल सिमेट्रिकल तो इजी है कि अगर आपको वो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे बीच से आपको काटना है तो ही वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको मैं बुलाऊंगी बाइलैटरली सिमेट्रिकल। इजी है, राइट, कि सेंट्रल एक्सिस, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग कि सेंट्रल एक्सिस से उसको कट करना पड़ेगा तब जाके वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज बाइलैटरली सिमेट्रिकल। यहाँ पर कोई भी एज सच प्लेन नहीं रहेगा, कोई भी प्लेन से काटो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको सेंट्रल एक्सिस से ही काटना पड़ेगा तब जाके वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल। फिर नेक्स्ट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब आप कोई भी प्लेन से काटो उसको आप हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते। जैसे कि अमीबा हो गया, अभी अमीबा क्या रहता है, इरेग्युलर इन शेप रहता है ना, आप कोई भी प्लेन से काटो वो सिमेट्रिकल कभी भी नहीं होगा, राइट। तो जो होते हैं इरेग्युलर इन शेप वो होंगे यहाँ पर एसिमेट्रिकल। यहाँ पे बेस्ट फाइला जो एग्जाम्पल में आता है दैट इज पॉरीफेरा। याद रखना है आपको, पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस होते हैं एसिमेट्रिकल। याद रखेंगे सारे बच्चे, समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक खोलेंगे, देखिए यही सेम चीज लिखी गई है कि एसिमेट्रिकल में क्या आएगा, स्पॉन्जेस आएगा। क्या आएगा एसिमेट्रिकल में, स्पॉन्जेस, एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस। फिर रेडियली सिमेट्रिकल जो होते हैं इसमें क्या क्या, देखो सेम चीज हमने डिस्कस की,
सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, बट कब? एडल्ट फॉर्म में। यहां पर लिख दो एडल्ट फॉर्म में जब होगा तब ये होता है रेडियली सिमेट्रिकल। फिर लास्ट इज बाइलैटरल सिमेट्रिकल। तो बाइलैटरल सिमेट्रिकल में एनालिडा आ गया, आर्थ्रोपोडा आ गया, बहुत सारे आ गए, कॉर्डेट्स में भी देयर आर एग्जांपल्स। तो ये होगा बाइलैटरली सिमेट्रिकल। बाइलैटरली सिमेट्रिकल में ये भी लिख दो कि इकाइनोडर्म्स के लार्वल फॉर्म आर ऑल्सो बाइलैटरली सिमेट्रिकल। जब हम लोग इकाइनोडर्मेटा फाइला डिस्कस करेंगे ना तब वो लाइन भी आपको दिखेगी, तो वो मैं फिर से तभी आपको बता दूंगी वो लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब तीसरा पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी ये वाला कौन सा पैरामीटर है? ये जर्म लेयर्स का पैरामीटर है। कौन सा है ये? जर्म लेयर्स। नेक्स्ट पैरामीटर अपना जर्म लेयर्स है। अब डिपेंडिंग ऑन द जर्म लेयर्स कि उसके पास कितने जर्म लेयर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2। या तो वो होगा डिप्लोब्लास्टिक, या तो वो होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? डिप्लो मतलब क्या? नाम से समझो, डिप्लो मतलब क्या? डिप्लो मतलब 2, राइट? डिप्लो मतलब 2। ट्रिप्लो मतलब क्या? ट्रिप्लो मतलब 3। तो अगर उसके पास 2 जर्म लेयर्स है तो उसको मैं बुलाऊंगी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अगर उसके पास 3 जर्म लेयर्स है तो उसको मैं बुलाऊंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब जर्म लेयर्स मतलब क्या? जर्म लेयर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, चलिए डिस्कस करेंगे जर्म लेयर्स। अब देखो जर्म लेयर्स ना 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला जर्म लेयर इज एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। दूसरा जर्म लेयर एक्टोडर्म। एंडोडर्म, एक्टोडर्म, अभी के लिए खाली 2 याद रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तीसरा जर्म लेयर डिस्कस करेंगे। एंडो नाम से समझो, एंडो मतलब क्या? इनसाइड के आउटसाइड? इनसाइड, राइट? तो अगर वो इनसाइड वाली लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो गट के यहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर उसको मैं बुलाऊंगी एंडोडर्म। यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम है। फिर नेक्स्ट डायग्राम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डायग्राम है। यहाँ पर जो अंदर के साइड में प्रेजेंट है, ये अंदर के साइड में मतलब गट, तो गट के साइड में जो लेयर प्रेजेंट रहती है ना, जर्म लेयर, वो जर्म लेयर रहती है एंडोडर्म। फिर ये जो बाहरी साइड रहता है दैट इज कॉल्ड इज बॉडी वॉल। तो जो बॉडी वॉल के अराउंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इज एक्टोडर्म। तो अभी के लिए हमने सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स डिस्कस किए। तो ये जो बाहर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, जो बॉडी वॉल के अराउंड रहती है, और गट के यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो इट विल बी कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो अगर ये 2 लेयर्स प्रेजेंट है तो उसको मैं बुलाऊंगी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट अबाउट बीच में, क्योंकि ये बाहर के साइड में, ये अंदर के साइड में, तो बीच में क्या प्रेजेंट है? तो बीच में ना देर आर सर्टेन सेल्स, और वो सेल्स मिलाकर एक टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। तो वो एक जर्म लेयर नहीं है। याद रखना कि यहाँ पर जो बीच में है ना, मैं डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रही हूँ, ट्रिप्लो की बात नहीं कर रही हूँ। डिप्लो मतलब क्या? सिर्फ 2 ही जर्म लेयर्स है। तो 2 ही जर्म लेयर्स है तो यहाँ पर मीजोडर्म करके जो यहाँ पर लिखा गया है ये मीजोडर्म नहीं रहेगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है, ये बीच में क्या है? बीच में टिश्यू है, और वो टिश्यू का नाम है मीजोग्लिया। इट इज नॉट अ जर्म लेयर। अगर जर्म लेयर होता तो फिर मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलती ना, नहीं है ना उसके पास, इसलिए तो डिप्लोब्लास्टिक है वो। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या कि उसके पास अंदर की साइड में एंडोडर्म है, बाहर की साइड में एक्टोडर्म है, और बीच में एक टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये जो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, ये तो कॉमन ही रहेगा। एंडोडर्म है उसके पास, एक्टोडर्म है, बट बीच में ना अब क्या हुआ, अब वो मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर जर्म लेयर प्रेजेंट है।
एंड क्योंकि यहाँ पर जर्म लेयर प्रेजेंट है इसलिए 3 जर्म लेयर्स हो गई अब, कि एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी, और बीच में भी जो लेयर है दैट इज नॉट टिश्यू, दैट इज ऑल्सो अ जर्म लेयर, एंड इसलिए अभी 3 जर्म लेयर्स है, तो इसको मैं बुलाऊंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसको क्या बुलाऊंगी? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, डिप्लोब्लास्टिक में क्या आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या आता है, ये याद रखना है आपको। तो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एवरीवन सी। एंडोडर्म हो गया, एक्टोडर्म हो गया, तो अगर ये दोनों जर्म लेयर्स है तो उसको मैं बुलाऊंगी डिप्लोब्लास्टिक। अगर ये जो मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया आगे जाके अगर मीजोडर्म में बन जाता है तो उसको मैं क्या बुलाऊंगी? थर्ड जर्म लेयर आ गई अब, तो थर्ड जर्म लेयर आ गई तो उसको मैं बुलाऊंगी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आपको प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं फिर? डिप्लोब्लास्टिक स्टार्टिंग वाले फाइला होंगे। ठीक है, तो यहां पर 3 जर्म लेयर्स रहती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड लास्ट इज एक्टोडर्म। ठीक है, अगर ये दोनों जर्म लेयर्स है तो फिर उसको बुलाएंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। इसमें कौन कौन आ रहा है? एंडोडर्म आ रहा है, एक्टोडर्म आ रहा है। यहां पर क्या क्या आ रहा है? एंडोडर्म आ रहा है, मीजोडर्म आ रहा है, एंड यहां पर एक्टोडर्म भी आ रहा है। यहां पर कोई जर्म लेयर नहीं है, इट्स जस्ट टिश्यू का लेयर, दैट इज मीजोग्लिया। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? निडेरिया लिखकर आ जाओ, टीनोफोरा लिखकर आ जाओ। यहां पर क्या लिखोगे? प्लैटी से लेकर सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंडरस्टूड है? जर्म लेयर्स तीसरा पैरामीटर हो गया। अब इसी का थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट, दैट इज सीलोम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सीलोम बोलते हैं। अब सीलोम क्या है? सीलोम इज अ बॉडी कैविटी। सीलोम मतलब क्या? कैविटी। सीलोम मतलब कैविटी। तो ये अपना 4th पैरामीटर है, आई गेस। यस, 4th पैरामीटर, दैट इज सीलोम। सीलोम यानी क्या? सीलोम यानी कैविटी, बॉडी कैविटी। सीलोम यानी क्या? बॉडी कैविटी। अब अकॉर्डिंग टू द सीलोम ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अगेन इनटू 3 कैटेगरीज। यहां पर याद रखना है 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहले तो एसिलोमेट हो जाएगा, यहाँ पे भी नाम से समझ सकते हैं एसिलोमेट मतलब क्या होता है। फिर नेक्स्ट इज स्यूडोसिलोमेट, एंड लास्ट इज सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स बट जाते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट। एसिलोमेट यानी क्या? कि यहां पर ना कोई भी सिलोम नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सिलोम, सिलोम है ही नहीं अंदर, तो इसको मैं बुलाऊंगी एसिलोमेट। तो यहां पर क्या बोलेंगे? नो सिलोम, खाली जगह है ही नहीं। सिलोम यानी क्या? खाली जगह, कैविटी। यहां पर डायग्राम से समझाती हूं मैं आपको। देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें स्पेस दिख रही है, आप बोलोगे ये रही ना बीच में स्पेस, नहीं ये गट है। ये क्या है? ये गट है। अगर जर्म लेयर्स के बीच में स्पेस है तो हम लोग बोलेंगे ये सीलोम इज देयर। पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, जरा भी सीलोम दिख रहा है? जर्म लेयर कौन सी जर्म लेयर? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में स्पेस होगी, नहीं। मीजोडर्म के बीच में अगर है, जगह है, खाली जगह है, कि गट और मीजोडर्म के बीच में देयर इज खाली जगह लाइंड बाय मीजोडर्म, तो वो वाले सेक्शन को मैं बुलाऊंगी सीलोम। दूसरे कोई भी खाली जगह को हम लोग सीलोम नहीं बुलाएंगे। राइट, समझ में आ गया सीलोम मतलब क्या? यहाँ पर लाइन भी दी गई रहेगी। देखो
एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट इज इंपॉर्टेंट। तो बॉडी वॉल मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था, बॉडी वॉल मतलब बाहरी लेयर, गट मतलब क्या, ये सेंट्रल वाला लेयर। तो उसके बीच में जो जगह रहती है दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म, वो वाली खाली जगह को मैं बुलाऊंगी सीलोम। देखो यहाँ पर लाइंड बाय मीजोडर्म, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे सारे बच्चे। ये नीट में सवाल भी आया हुआ था कि हम सीलोम आखिर किसको बुलाते हैं, वेदर इट शुड बी लाइंड बाय मीजोडर्म के एंडोडर्म के एक्टोडर्म, ये ऐसा सवाल आया था। तो आपको याद रखना है कि मीजोडर्म से लाइनिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली लेयर मीजोडर्म है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है। तो प्रॉपर हर जगह से मीजोडर्म का लाइनिंग होना चाहिए, तब जाके वो खाली जगह को मैं बुला सकती हूँ सीलोम। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे सीलोम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले सेक्शन में है मीजोडर्म नहीं है, यहाँ पे है मीजोडर्म, तो यहाँ पर मीजोडर्म 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 है। तो ये जो है दिस पर्टिकुलर पाउच, ये वाला जो सेक्शन है दिस इज सीलोम, प्रॉपर सीलोम। क्या ये वाली खाली जगह को मैं बुला सकती हूँ सीलोम? नहीं। ये वाली खाली जगह को बुला सकती हूँ सीलोम? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पाउचेस 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 में सीलोम इज देयर, राइट। ये जो मीजोडर्म का लाइनिंग है, ये वाला सेक्शन विल बी कॉल्ड सीलोम 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 सीलोम। तो यहाँ पर स्कैटर्ड पाउचेस है, तो अगर सीलोम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस तो इसको मैं बुलाऊंगी सूडोसीलोम। इसमें कैसा है, इसमें प्रॉपर है, तो जहां पे प्रॉपर सीलोम रहेगा उसको मैं बुलाऊंगी ट्रू सीलोम। सो दीज ऑर्गेनिजम्स हैविंग दिस टाइप ऑफ सीलोम विल बी कॉल्ड एज सीलोमेट या तो ट्रू सीलोमेट। इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, सूडोसीलोमेट, क्योंकि इसमें ना कैसा है, इसमें है यहाँ पे नहीं है नहीं है, तो ऐसा वाला सिस्टम रहेगा, तो उसको क्या बुलाएंगे, सूडोसीलोमेट। इसको क्या बुलाएंगे, एसीलोमेट, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं खाली जगह, right? So these will be called as acylomate, and according to this we are classifying into 3 categories: acylomate, pseudocylomate and true cylomate. तो acylomate में आपको बेस्ट एग्जांपल याद रखना है, ठीक है, याद रखना है आपको, इट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसको भी याद रखना बहुत इजी है, प्लैटीहेल्मिन्थिस मतलब क्या, इसमें सारे होंगे फ्लैटवर्म्स, चपटे वर्म्स। अभी इतना चपटा हो गया, बेचारे के पास स्पेस रहेगा नहीं रहेगा, बस ऐसे याद रख सकते हो ना। प्लैटीहेल्मिन्थिस मतलब क्या, फ्लैट वर्म्स। अभी फ्लैट है तो बेचारे के पास कहाँ से स्पेस लाओगे आप, कहाँ से सीलोम भरोगे, एंड दैट इज व्हाई ये आ जाएंगे इन द एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सूडोसीलोमेट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद रखना है, दैट इज राउंड वर्म्स। देखो ये भी याद रखना बहुत ईजी है, इसमें पहले डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। सीलोम is present but it is in the form of scattered pouches, right? Scattered mesoderm के pouches present है, जिसको हम बुलाएंगे सूडोसीलोम। तो सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल याद रखेंगे, एस्किलमेंथिस, एस्किलमेंथिस यानी क्या, राउंड वर्म्स। एस्किलमेंथिस यानी क्या, राउंड वर्म्स। यहाँ पे आ जाएंगे फ्लैट वर्म्स, यहाँ पे आ जाएंगे राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स है तो अभी हाँ थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह डाल सकते हैं, दैट इज सूडोसीलोमेट। यहाँ पे तो जगह ही नहीं थी ना, फ्लैट वर्म्स है। आप समझ रहे हो कैसे याद रखना है, फ्लैट वर्म्स है तो फिर सीलोम डाल ही नहीं सकते, राउंड वर्म्स है तो ये सीलोम डाल सकते हैं, दैट इज व्हाई दीज विल बी कॉल्ड एज सूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। लास्ट इज ट्रू सीलोमेट। ट्रू सीलोमेट मतलब क्या, कि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर खाली जगह डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रहेंगे ना, एस्किलमेंथिस के बाद में एनालिडा आता है, तो एनालिडा के बाद में जो भी रहेंगे दीज विल बी कमिंग इन द ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया अपना 4th पैरामीटर। अभी 5th पैरामीटर की बात करेंगे। 5th पैरामीटर, टेक्स्ट बुक देखते रहना है हमेशा, टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है। 5th पैरामीटर अपना सेगमेंटेशन है। क्या है ये,
सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी क्या, बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन है और जरा भी टेंशन लेने की बात नहीं, बहुत इजी है ये। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का दूसरा नाम याद रखना, दैट इज मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म याद रखना है आपको, सेगमेंटेशन या तो मेटामेरिज्म। इसमें क्या होगा, जो बॉडी रहेगी वो बॉडी में देयर विल बी सीरियल रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स, सीरियल रिपीटेशन है। और अगर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आपको ये देखने को मिल रहा है, सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिल रहा है और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं बुलाऊंगी मेटामेरिक सेगमेंटेशन या तो मेटामेरिज्म। ठीक है, याद रखना है मेटामेरिज्म। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके अंदर भी होना चाहिए, बाहर भी होना चाहिए सेगमेंटेशन। खाली बाहरी दिखावा नहीं चलेगा, अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तो बाहरी खूबसूरती नहीं, अंदर वाली खूबसूरती भी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। याद रहेगा, ये फर्स्ट पैरामीटर है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलना चाहिए, सीरियल रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। तो यहां पर एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एनालिडा बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, एनालिडा में मतलब ये जाना जाता है कि इसके पास सेगमेंटेशन है, तो अगर आपको बेस्ट एग्जाम्पल बोले तो इट इज एनालिडा। एनालिडा के अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट सेकेंड वाला बेस्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ठीक ठाक ऐसे सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एंड लास्ट इज कॉर्डेट्स, जिसमें बहुत ही थोड़ा सा सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेस्ट इज एनालिडा, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट। तो ये तीन फाइला रहते हैं जिसके अंदर सेगमेंटेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ये याद रखना है। ये तीनों फाइला के याद होने चाहिए नाम। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर नोटोकॉर्ड। ये याद हो गया। देखो सेम चीज है जो हमने डिस्कस की, सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, और दूसरा क्या, एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स होने चाहिए, बस इतना ही लिखा है, राइट। एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। अब लास्ट इज नोटोकॉर्ड, लास्ट है अपना, दैट इज सिक्स्थ पैरामीटर नोटोकॉर्ड। अब अकॉर्डिंग टू द नोटोकॉर्ड ना, यहाँ पर भी बाइफर्केशन हो जाता है, यहाँ पे भी ग्रुप्स बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटोकॉर्ड यू कैन डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। या तो वो होगा नॉन कॉर्डेट्स या तो वो होगा कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अभी कॉर्डेट्स मतलब क्या कि अगर उसके पास प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड देखा जाता है तो उसको मैं बुलाऊंगी इट इज कॉर्डेट्स। क्या बुलाऊंगी, इट इज कॉर्डेट्स। तो यहां पर एग्जांपल लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड विल बी कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। यहां पर क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड विल बी कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। अब मुद्दे की बात तो यही है कि यार नोटोकॉर्ड होता क्या है, राइट। नोटोकॉर्ड होता क्या है, तो नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नर्व कॉर्ड अलग रहता है, नोटोकॉर्ड अलग रहता है। जब भी हम लोग कॉर्डेट्स फाइला डिस्कस करेंगे ना, तब जाके मैं एकदम आपको डिटेल में बताऊंगी कि नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड भी कब तक रहता है, कहाँ तक रहता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तब। पर अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड वी आर डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 ग्रुप्स। एक तो होते नॉन कॉर्डेट्स, दूसरे होते कॉर्डेट्स। और नोटोकॉर्ड होता क्या है, इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव्ड
ये पूछते हैं एग्जाम में। हाँ बच्चों, एमसीक्यू आया हुआ है, पीवाईक्यू है कि नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड है, एंडोडर्मली डिराइव्ड है कि एक्टोडर्मली डिराइव्ड है। तो याद रखना है आपको कि इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्म से बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल्स लिख देते हैं। पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक सारे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, फर्स्ट फाइला है और ये क्या है, ये अपना थर्ड लास्ट फाइला है, क्योंकि लास्ट फाइला इज कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स से पहले आता है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा से पहले आता है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा तक सारे होंगे नॉन कॉर्डेट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नोटोकॉर्ड नहीं है। अगर लार्वल स्टेज में भी होता ना तो भी मैं उसको बुला देती कि हाँ चलो आ जाओ कॉर्डेट्स में, पर ये लोग के पास लार्वल स्टेज में भी नहीं था। ठीक है, आप समझ रहे हो बात? तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। अब यहाँ पर कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, तो कॉर्डेट्स में उसके बाद का फाइला दैट इज हेमिकॉर्डेटा। अभी हेमिकॉर्डेटा प्रॉपर कॉर्डेट्स में नहीं आते हैं, बट इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कॉर्डेट्स में, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम स्टोमोकॉर्ड करके बुलाते हैं। तो स्टोमोकॉर्ड को जब साइंटिस्ट ने ऐसे देखा, अच्छी तरीके से डिस्कवर किया, तो उसको नोटोकॉर्ड जैसे ही फीचर्स है। सो नोटोकॉर्ड प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, पर नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए भी हम लोग उसको कॉर्डेटा में डाल सकते हैं। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा हो गया एंड कॉर्डेटा हो गया, सेकेंड लास्ट और लास्ट फाइला। समझ में आ गया? यस, देखो सेम चीज यहां पर लिखी गई है। नोटोकॉर्ड क्या है? मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सेम चीज मैंने बोली। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस वी आर डिवाइडिंग इनटू टू ग्रुप्स। एक तो होता है कॉर्डेट्स, दूसरा होता है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक, फिर उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा हम लोग कॉर्डेटा में डाल देते हैं। ठीक है, इजी है। और ये मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये याद रखना है। बस हो गया, सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। अब एक बार हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट में आ जाएंगे सारे बच्चे, ये फ्लो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया ना, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ये सारी चीजें इस फ्लो चार्ट में दी गई है। पूरा सार जो भी हमने डिस्कस किया, सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इस फ्लो चार्ट में आ गया है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो एनिमल किंगडम रहता है, मैंने क्या बोला था कि सारे होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही सेल ने सारा फंक्शंस परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस रहेंगे और अलग अलग सेल्स भी रहेंगे। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। सारे एनिमल्स आर व्हाट? मल्टी सेल्यूलर। फिर उसके बाद में सबसे पहला जो अपना ये था पैरामीटर था, दैट वाज व्हाट? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था? सेलुलर लेवल, याद करो, सारी चीजें रिकलेक्ट करो। सेलुलर लेवल डिस्कस किया था, फिर टिश्यू लेवल डिस्कस किया था, फिर ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्कस किया था, राइट? तो सेलुलर लेवल में क्या क्या लिखा था हमने? सेलुलर लेवल में क्या एग्जाम्पल लिखा था? पोरीफेरा लिखा था, राइट? उसके बाद में जो टिश्यू लेवल था, टिश्यू लेवल में हमने दो एग्जाम्पल्स लिखे थे, दैट वाज निडेरिया एंड टिनोफोरा, राइट? यही चीज लिखी गई है यहाँ पर। सेलुलर के बाद में जो टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज अवर सिमेट्री। सिमेट्री में हमने 3 बाइफर्केशन किए थे। एक तो वाज एसिमेट्रिकल, उसके बाद में रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलैटरली सिमेट्रिकल, राइट? तो उसमें भी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि एसिमेट्रिकल में क्या रहेगा? एसिमेट्रिकल में पोरीफेरा रहेगा। रेडियल में क्या रहेगा? इट विल बी टिनोफोरा, इट विल बी निडेरिया एंड इट विल बी इकाइनोडर्मेटा, जो कि एडल्ट फॉर्म वाले हैं, राइट? फिर बाइलैटरल में क्या क्या रहेगा? बाइलैटरल, देखो यहाँ पर बाइलैटरली सिमेट्रिकल में क्या रहेगा? बाइलैटरली सिमेट्रिकल इकाइनोडर्मेटा के लार्वल फॉर्म। इसलिए यहाँ पर देखो ना स्टार मार्क किया गया है। स्टार मार्क क्यों किया गया है? बिकॉज इसमें है, देयर इज सर्टन एक्सेप्शन टाइप। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सीलोम, सीलोम एंड जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किए थे ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या कि 3 जर्म लेयर्स रहेंगे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक।
दो जर्म लेयर्स रहेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक। तो दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, तो वो दो जर्म लेयर्स कौन से हैं? एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो तीन जर्म लेयर्स रहेंगे, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, राइट। तो यही चीजें डिस्कस करी थी। उसके बाद में सिलोम, तो सिलोम में भी तीन बाइफर्केशंस किए थे हमने। एक तो था एसिलोमेट, दूसरा था सूडोसिलोमेट एंड तीसरा था ट्रू सिलोमेट। उसमें भी एग्जांपल्स के साथ हमने लिख दिया है नोट्स में, ठीक है। एंड लास्ट वाज नोटोकॉट था, सेगमेंटेशन था, तो वो भी हमारा डिस्कस हो चुका है। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल लेक्चर। आई होप आप सभी ने मेरे साथ नोट्स बनाए, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं, राइट। बहुत ही बढ़िया हमने नोट्स बनाए हैं और इसमें सारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो गए हैं, तो आपको जरा भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग थोड़े से एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए, अब आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा उसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर देखो नॉट लिखा गया है। ऐसी सिली मिस्टेक हम लोग एग्जाम में करते, तो आपको नहीं करना है सिली मिस्टेक, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कीवर्ड्स। जब भी इनकरेक्ट हो के आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट या नॉट ट्रू, ये सारी चीजें जब लिखी जाती है ना, ये कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है, so that you don't make your silly mistake. So which among the following is not the basis of classification in Animalia? कि सेगमेंटेशन है, सिमेट्री है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारे जो चार ऑप्शन है, इसमें से हमने कौन सा पैरामीटर डिस्कस ही नहीं किया? दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये पैरामीटर ही नहीं है। हमने ये सब डिस्कस किया था, सिमेट्री डिस्कस किया है, सेगमेंटेशन डिस्कस किया है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया है, पर वी डिडंट डिस्कस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अपना करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्लैटीहेल्मिन्थस एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था असर्शन रीजन? यहाँ पर तो खाली ट्रू और फॉल्स बोला है, पर असर्शन रीजन भी आ सकता है। तो प्लैटीहेल्मिन्थस एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, स्पॉन्जेस आर व्हाट? स्पॉन्जेस हमने किस में लिखा था? इट वाज एसिमेट्रिकल, राइट। याद आ रहा है आपको? एसिमेट्रिकल, फिर बाइलैटरल और रेडियल। तो उसमें एसिमेट्रिकल में हमने पॉरीफेरा लिखा था। यहाँ पे स्पॉन्जेस के बदले पॉरीफेरा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पॉरीफेरा पूछे, स्पॉन्जेस पूछे, यहाँ पर एसिमेट्रिकल ही आएगा आंसर। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आपको डीएसए का वीडियो देख लेना है। जैसे आपको पता ही होगा कि हर एक लेक्चर के बाद में मैं आपको डीएसए देती हूँ, राइट, टू एनालाइज योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। तो ये आपको डीएसए सॉल्व कर लेना, उसके बाद में एक डीएसए सोल्यूशन वीडियो भी रहेगा, टू मेक श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही मतलब डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो जानने के लिए आपको डीएसए सोल्यूशन वीडियो देखना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद में वो वीडियो देख लेना, सो दैट वो सारे एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से मिल जाए। उसके बाद में लेक्चर 2 देख लेना, जहां पर हम लोग पॉरीफेरा डिस्कस करेंगे और आगे के फाइला हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।